नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौरभ स्टडी पॉइंट में। आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हुए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि डेली हम आपको एक क्लास कराते हैं जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न कराते हैं। तो जो भी बच्चे दोस्तों एसएससी जीडी, यूपीपी, आरपीएफ एसआई, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज आपकी दोस्तों वैकेंसी आई हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की, और बहुत अधिक मात्रा में आई हैं। जो भी बच्चे इसका इंतज़ार कर रहे थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट का दोस्तों इंतज़ार कर रहे थे एग्ज़ाम्स का, और दोस्तों जो हमारी नोटिफिकेशन के साथ साथ में आज से अप्लाई होना भी स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन फॉर्म को फिल करके और अच्छे से तैयारी करेंगे। तो जो भी बच्चे दोस्तों इन सभी एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में करंट अफेयर और जीएस का मेन रोल रहने वाला है। तो दोस्तों आप लोगों को अच्छा स्कोर करने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल सौरभ स्टडी पॉइंट के साथ में। और जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोस्तों आपको डेली अपडेट और वीडियो के लिए दोस्तों जो डेली आपको वीडियो एक क्लास मिल रही है वो आप लोग आसानी से उसको कर सकें। तो आइए वीडियो पे अंत तक बने रहें, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो पहले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करते हैं कि नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी, हमको बताना है कि जो नूरजहां है दोस्तों वो किस मुगल सम्राट की पत्नी थी। तो इसका अगर सही जवाब के बारे में बात करें तो हमारा राइट जवाब हो जाएगा जहांगीर, जो होगा दोस्तों सी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो नूरजहां जो है वो जहांगीर की पत्नी थी। अब हम बात कर लेते हैं नूरजहां के बारे में। दोस्तों नूरजहां मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी थी। अगर बात करें कि इनका मूल नाम क्या था, अगर हम मूल नाम बात करें कि इनका मूल नाम क्या था, तो दोस्तों इनका मूल नाम था मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा क्या नाम था दोस्तों? मेहरुन्निसा इनका मूल नाम था। और दोस्तों अगर हम बात करें कि इनका विवाह कब हुआ था, अगर हम बात करें, अगर इनके बारे में डिटेल में बात करें दोस्तों, ये जो मेहरुन्निसा को जहांगीर ने सबसे पहले नौरोज़ त्यौहार के अवसर पर देखा था, और उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर जहांगीर ने मई 1611 में उससे विवाह कर लिया था दोस्तों। किसे? मेहरुन्निसा से दोस्तों इन्होंने विवाह कर लिया था। विवाह के बाद जहांगीर ने उसे नूर महल व नूरजहां की उपाधि दी थी दोस्तों। कब उपाधि दी थी? विवाह के बाद जहांगीर ने उसे नूर महल एवं नूरजहां की उपाधि दी थी। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने दोस्तों डिटेल में बताया है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं कि प्लासी का युद्ध वर्ष में लड़ा गया था। हमको बताना कि जो प्लासी का युद्ध है दोस्तों किस वर्ष लड़ा गया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा हो जाएगा 1757, जो जवाब होगा राइट हो जाएगा दोस्तों। तो सी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों सी जो जवाब होगा हमारा सही रहने वाला है। तो प्लासी का युद्ध 1757 में बंगाल के नवाब, किसके दोस्तों? बंगाल के नवाब और दोस्तों किसके बीच में लड़ा गया था? बंगाल के नवाब और सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब दोस्तों कौन थे? सिराजुद्दौला। और दोस्तों अंग्रेज़ों के बीच लड़ा गया था। किसके बीच में? अंग्रेज़ों के बीच में दोस्तों ये युद्ध लड़ा गया था दोस्तों। जिसमें दोस्तों अगर बात करें, इसी तरह के जो प्रश्न हैं एग्जाम में बारी बारी से देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है। तो अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था। हमको बताना है कि वो समय क्या था जब कारगिल युद्ध शुरू हुआ था। तो आइए जानते हैं। कारगिल युद्ध जो है दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। किसके दोस्तों? पाकिस्तान और इंडिया के बीच में दोस्तों हुआ था। इंडिया के बीच में दोस्तों युद्ध हुआ था। और ये कब हुआ था? तो दोस्तों अगर हम बात करें तो ये मई से लेकर जुलाई के बीच में 1999 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1999 में हुआ था। तो डी ऑप्शन जो होगा हमारा राइट हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों ये कश्मीर के कारगिल ज़िले में हुआ था। कहाँ पर? कश्मीर में दोस्तों एक कारगिल ज़िला है जहाँ पर ये हुआ था दोस्तों, इसीलिए इसको हम लोग कारगिल युद्ध के नाम से भी जानते हैं। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है। अगले प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं कि भारतीय संविधान में निहित शक्तियों का सिद्धांत
किस संविधान से लिया गया था। तो हमको बताना है किस संविधान से लिया गया था दोस्तों, किस देश से लिया गया था। जो भारतीय संविधान में निहित शक्तियों का सिद्धांत है वो संविधान से लिया गया था दोस्तों, किस देश के संविधान से लिया गया था। तो अगर सही जवाब के बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो हो जाएगा हमारा कनाडाई जो जवाब होगा, हमारा कनाडा जो जवाब होगा एकदम राइट हो जाएगा दोस्तों। तो बी ऑप्शन जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, कनाडा से लिया गया था। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। हमको बताना है कि जो भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। तो आइए इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में दोस्तों बात कर लेते हैं कि भारतीय संविधान के बारे में अगर हम सबसे पहले बात करें कि भाग के बारे में, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा, 22 भाग है। कितने भाग हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, 22 भाग हैं दोस्तों। इसमें दो तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं, अगर एग्जाम में पूछा जाता है आपसे कि वर्तमान की दृष्टि से, अगर दोस्तों वर्तमान की दृष्टि से पूछा जाएगा भारतीय संविधान में, अगर दोस्तों वर्तमान में पूछा जाएगा, वर्तमान में अगर पूछता है दोस्तों आर्टिकल कितने हैं, वर्तमान में एग्जाम में पूछता है आर्टिकल कितने हैं, तो दोस्तों 448। कितने दोस्तों, 448 आर्टिकल हैं। अनुसूची अगर पूछता है, अनुसूची अगर पूछता है, अनुसूची कितनी हो जाएंगी दोस्तों, 12 हो जाएंगी। कितनी दोस्तों, 12 अनुसूचियाँ हो जाएंगी। और अगर भाग पूछता है दोस्तों, भाग पूछता है तो कितनी हो जाएंगी दोस्तों, 25 हो जाएंगी। तो दोस्तों ये वर्तमान की चीज़ें हैं दोस्तों। अब यहीं पे अगर बात करते हैं मूल संविधान के बारे में, तो मूल संविधान में दोस्तों कितनी हो जाएंगी दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 395 हमारे आर्टिकल हो जाएंगे दोस्तों। कितने, 395 आर्टिकल हो जाएंगे। अगर दोस्तों बात करें यहाँ पे अनुसूची कितनी हो जाएंगी, तो अनुसूचियाँ दोस्तों हमारी 12 ही रहने वाली हैं। अगर बात करें यहाँ पर भाग कितने हो जाएंगे, तो दोस्तों मूल संविधान में जो भाग थे वो हमारे थे 22 भाग थे। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें पूछा गया था भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो इसमें दोस्तों ऑप्शन में 22 दिया गया है, तो हम कितना टिक कर देंगे, 22 टिक है। अगर वर्तमान के पूछते हैं तो हम कितना लिख कर दें दोस्तों, 25 हमारा जो जवाब होगा वो राइट हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते, थोड़ी सी और आपको जानकारी दे देना चाहेंगे कि अगर पूछा जाता है कि भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा कब पारित हुआ, अगर पूछा जाता है कि संविधान सभा द्वारा जो संविधान है वो कब पारित हुआ, तो दोस्तों अगर डेट के बारे में बात करें यहाँ पर तो हो जाएगा 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को दोस्तों पारित होता है। अगर बात करें यहाँ पर कब प्रभावी हुआ, कब प्रभावी हुआ, तो दोस्तों अगर प्रभावी के बारे में बात करें तो हमारा कब होता है, 26 जनवरी 1950 को दोस्तों प्रभावी हुआ। तो दोस्तों भारतीय संविधान का दोस्तों जो पारित कब होता है, 26 नवंबर 1949 को, और प्रभावी कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। तो दोस्तों आपको ये कैसा लगा दोस्तों क्वेश्चन, आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया दोस्तों, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स करके दोस्तों कमेंट करके हमको बता सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों किसकी उपस्थिति में राष्ट्रपति जो है वो शपथ ग्रहण करते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा जो राइट हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन जो होगा करेक्ट हो जाएगा। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की दोस्तों उपस्थिति में जो है दोस्तों राष्ट्रपति जो है वो शपथ ग्रहण करते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगले प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं कि पृथ्वी का औसतन तापमान क्या है। पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो क्या है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा दोस्तों 16 डिग्री सेल्सियस तापमान है। कितना दोस्तों, 16 डिग्री सेल्सियस तापमान है पृथ्वी का। अगर औसत एवरेज तापमान टेम्परेचर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 डिग्री सेल्सियस जो है इसका टेम्परेचर दोस्तों रहने वाला है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न है कि कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है। तो दोस्तों वो हमको स्थान बताना है जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा जब नदी के मिलने से गंगा बनती हैं, तो वो हमारा जो दोस्तों जवाब होगा सही इसका हो जाएगा देवप्रयाग। देवप्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती हैं तो दोस्तों ये गंगा का निर्माण करती हैं। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह के प्रश्न दोस्तों आपको यूपीपी, आरपीएफ और दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट ले लेते हैं दोस्तों, और हमारा जो एसएससी जीडी के दोस्तों अभी जो फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, जो भी बच्चे इन सभी एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो आइए बढ़ते हैं इसी के साथ में हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमें दिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर, दोस्तों यहाँ पे हमसे पूछा गया प्रथम भारतीय गवर्नर, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है दोस्तों। जब प्रथम भारतीय गवर्नर के
बारे में बात करेगा तो हमारा जवाब हो जाएगा दोस्तों सी.डी. देशमुख। कौन से दोस्तों? सी.डी. देशमुख हो जाएगा। और जब क्वेश्चन पूछेगा कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे दोस्तों, जब आरबीआई के प्रथम गवर्नर के बारे में बात की जाएगी तो दोस्तों हमारा जो जवाब हो जाएगा दोस्तों सर ओसबर्न। दोस्तों दो तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन में पूछेगा कि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर, तो भारतीय गवर्नर कौन है दोस्तों? सी.डी. देशमुख है। और जब क्वेश्चन पूछेगा कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन है तो दोस्तों आरबीआई के प्रथम गवर्नर हो जाएंगे सर ओसबर्न, जो होगा जवाब हमारा राइट हो जाएगा। तो आइए इसी तरह के जो आगे और क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों, तो देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि जड़त्व क्या है। हमको बताना है कि जड़त्व जो है वो क्या है, तो इसका सही जवाब क्या रहने वाला है। तो आइए जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने की जो प्रवृत्ति होती है दोस्तों, वो हमारा क्या होता है? जड़त्व होता है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमें क्या दिया गया है? अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर कि सापेक्षता का सिद्धांत की खोज किसने की थी। जो सापेक्षता का सिद्धांत दिया था दोस्तों, किसने दिया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। तो हमारा बी ऑप्शन जो होगा करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में आपको बारी बारी से देखने को मिलेंगे, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सारे प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन दोस्तों एक प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी थे। इन्होंने ही दोस्तों सापेक्षता के सिद्धांत था द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, जिसको हम लोग E बराबर mc² के नाम से जानते हैं। ये दोस्तों इन्होंने ही दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही इसको दिया था। और आइंस्टीन को 1921 में दोस्तों बात करें, आइंस्टीन को 1921 में दोस्तों नोबेल प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज के लिए दिया गया था दोस्तों। क्या दिया गया था? 1921 में नोबेल अवार्ड भी इनको दिया गया था। आइए देखते हैं। इसी के साथ में हमारा अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि अमोनिया का रासायनिक सूत्र है। हमको बताना है कि अमोनिया का जो रासायनिक सूत्र है निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा। तो डी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। NH3 जो जवाब होगा सही हो जाएगा। तो अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? NH3 होता है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि दोस्तों अमोनिया का जो उपयोग यूरिया के निर्माण में, रेफ्रिजरेटरों में, बर्फ जमाने आदि के काम में किया जाता है। किस केस में दोस्तों? अमोनिया का उपयोग जो है यूरिया के निर्माण में, रेफ्रिजरेटरों में, बर्फ जमाने आदि में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर कि सीमेंट के जमने की दर को घटाता है। तो दोस्तों कौन घटाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा जिप्सम। तो दोस्तों जिप्सम जो है वो सीमेंट के जमने की दर को घटाता है। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन जो होगा करेक्ट रहने वाला है। आइए इसी के साथ में बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमें दिया गया कि रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी वर्टिब्रेट प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं जिसमें रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा कार्डेटा, जो जवाब होगा राइट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन दोस्तों हम लोग इसमें सही कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात कर लेते कार्डेटा संघ के जो समस्त जंतुओं के शरीर में उनके किसी न किसी अवस्था में मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी अवश्य पाई जाती है दोस्तों। जबकि आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं के शरीर खंड युक्त मतलब शरीर प्रायः 3 भाग, सिर, धड़ तथा उदर में विभक्त होते हैं दोस्तों। ये 3 भागों में विभक्त होते हैं आर्थ्रोपोडा में, लेकिन कार्डेटा में जो दोस्तों होते हैं वो रीढ़ की हड्डी वाले जीव जंतु होते हैं। आइए इसका सही जवाब दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट रहने वाला है। तो आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पेलाग्रा और स्कर्वी क्रमशः कौन से विटामिनों की कमी से होता है, कमी के कारण होता है। तो दोस्तों अगर हमारी बॉडी में पेलाग्रा और स्कर्वी रोग हो जाता है तो किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? विटामिन B3 और विटामिन B की कमी से दोस्तों होता है। पेलाग्रा दोस्तों विटामिन B3 और दोस्तों स्कर्वी जो होता है विटामिन C की कमी से दोस्तों ये रोग हो जाता है। आइए अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में पोलियो की बीमारी होने का कारण क्या है। जो पोलियो की बीमारी हो जाती है वो दोस्तों रोग होने का कारण क्या है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा हो जाएगा वायरस दोस्तों। किसकी वजह से? वायरस की वजह से दोस्तों जो होता है वो पोलियो की बीमारी हो जाती है। इसी तरह के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में आपको बारी बारी से देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पे अंत तक बने रहें ताकि जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आप लोगों को कराएं वो लोग आप आसानी से उनको कर सकें। और दोस्तों अगर चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों एग्ज़ाम से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण अपडेट दोस्तों होती है वो आप तक पहुंच सके। तो आइए देखते हैं कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि लौंग किससे प्राप्त होती है। जो लौंग है दोस्तों वो किससे प्राप्त होती है, तो इसका अगर सही जवाब हम बात करें तो दोस्तों इसका राइट हो जाएगा फूल की कली से। तो दोस्तों लौंग हमको कहाँ से प्राप्त होती है, फूल की कली से प्राप्त होती है। तो डी ऑप्शन जो होगा हमारा राइट हो जाएगा। तो आइए इसी के साथ में हम अगले प्रश्न पर भी बढ़ते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सर्वाधिक भाग देती है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सर्वाधिक भाग देती है, तो इसका जो सही जवाब दोस्तों क्या रहने वाला है, तो आइए जानते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा दोस्तों ए ऑप्शन जो होगा पानी का वाष्प जो जवाब होगा राइट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन दोस्तों हमारा क्या रहने वाला है, एकदम राइट रहने वाला है। इसी तरह के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में आपको बारी बारी से देखने को मिलेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का प्रारंभ वर्ष से किया गया था। तो जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का जो प्रारंभ है, जो शुरुआत है, वो किस वर्ष से किया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1973 से किया गया था। तो ए ऑप्शन जो होगा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमें क्या दिया गया है कि बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, कैलाश सत्यार्थी जो जवाब होगा राइट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हम लोग दोस्तों इसको सही कर सकते हैं। इसी तरह के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में आपको आरपीएफ के, यूपीपी के, एसएससी जीडी के एग्जाम में दोस्तों बारी बारी से देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं, मैंने दोस्तों एक पास कलेक्ट करके आप लोगों को ये क्वेश्चन कराए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और दोस्तों जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसी के साथ में हम अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है कि लैंगिक समानता हेतु कौन सा उपाय अनुचित है। तो दोस्तों लैंगिक समानता के अनुसार जो है दोस्तों समानता है तो कौन सा उपाय अनुचित है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, घर के बाहर ज़बरदस्ती काम पर भेजना। दोस्तों घर के बाहर ज़बरदस्ती काम पर भेजना जो होगा वो उपाय जो होगा वो अनुचित हो जाएगा। तो किसी महिला को दोस्तों अनुचित प्रकार से दबाव डालकर बलपूर्वक या ज़बरदस्ती घर के बाहर काम पर भेजना लैंगिक समानता के उपयोग का दोस्तों क्या उपायों का उल्लंघन है। जबकि अन्य उपाय जैसे कि अगर बात करें महिला सशक्तिकरण, समान वेतन, दहेज विरोधी कानून इत्यादि लैंगिक समानता के लिए दोस्तों क्या है प्रभावी उपाय होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन जो होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट रहने वाला है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा दिया गया है कि क्या मोबाइल फ़ोन को साइबर लॉ में परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन में पूछा गया कि तो क्या दोस्तों मोबाइल फ़ोन को साइबर लॉ में परिभाषित किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा हाँ दोस्तों, ए ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों मोबाइल फ़ोन को साइबर लॉ में परिभाषित किया गया है, तो ए ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट रहने वाला है। तो आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। तो उत्तर मध्य क्षेत्र जो है सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा इलाहाबाद में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, इलाहाबाद में स्थित है। तो ए ऑप्शन जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह के प्रश्न दोस्तों आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न दोस्तों आपको बारी बारी से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से दोस्तों जो हमको चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में किसका जो क्षेत्रफल है वो सर्वाधिक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन जो होगा लखीमपुर खीरी का। दोस्तों जो लखीमपुर खीरी जो जिला है हमारा, इसका क्षेत्रफल दोस्तों सर्वाधिक है। इसी तरह के दोस्तों प्रश्न जो हैं वो एग्जाम में आपको बारी बारी से देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप लोगों को इस तरह के प्रश्न दोस्तों आप लोग आसानी से इनको कर सकेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों हमें क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है। कितना प्रदेश जो है दोस्तों वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन को हमको बहुत अच्छे से समझना है कि देश की कुल कृषि जो है, कृषि योग्य जो भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है। देश की दोस्तों टोटल की कितनी दोस्तों जो कृषि योग्य भूमि है वो उत्तर प्रदेश में, यूपी में हमारे स्थित है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, 15% दोस्तों स्थित है। तो ए ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यूपी में दोस्तों कितना है, 15% जो दोस्तों ये है कुल
भूमि का दोस्तों 15% यहाँ पर स्थित है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है कि अशोक किस राजवंश का राजा था। दोस्तों हमको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है और बहुत अच्छे से समझना है, ताकि दोस्तों हम लोग एग्जाम में जो क्वेश्चन करते हैं ताकि हम लोग वहाँ पे कंफ्यूज ना हो और आसानी से इसको हम कर सकें। तो अगर हम बात करते हैं कि अशोक किस राजवंश का राजा था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा मौर्य वंश का राजा था। दोस्तों कहाँ का दोस्तों, मौर्य वंश का राजा था। तो सी ऑप्शन जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, मौर्य वंश का राजा था। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न हमें क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि जामा मस्जिद का जो निर्माण है वो किसने किया था, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा शाहजहाँ हो जाएगा दोस्तों। तो बी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो जामा मस्जिद का निर्माण दोस्तों किसने कराया था, शाहजहाँ ने कराया था। दोस्तों जामा मस्जिद का निर्माण सम्राट शाहजहाँ ने किया था। यह पुरानी दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, जामा मस्जिद जो है दोस्तों ये दिल्ली के अंदर स्थित है, दिल्ली के अंदर स्थित है दोस्तों। और यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है दोस्तों। कैसी है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न हमें क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है। कि मराठा साम्राज्य का जो दूसरा संस्थापक है वो किसे माना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा बाजीराव प्रथम, जो जवाब होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब दोस्तों हमारा सी ऑप्शन जो होगा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट रहने वाला है। आइए अगले प्रश्न पढ़ते हैं कि अगला प्रश्न हमें दिया गया है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। दोस्तों एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को। दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से हम जानते हैं। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया है कि वुड का डिस्पैच किसके बारे में था। जो वुड का डिस्पैच है दोस्तों वो किसके बारे में था। तो सी ऑप्शन जो होगा शिक्षा के बारे में था दोस्तों। किसके बारे में था, शिक्षा के बारे में था। तो सी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है वो 1854 में हुआ था दोस्तों। ये शिक्षा से संबंधित है। अगर बात करें ये कब हुआ था दोस्तों, तो 1854 में हुआ था। वुड का डिस्पैच जो है वो शिक्षा से संबंधित है। और दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर वुड डिस्पैच की घोषणा पत्र का जो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत संविधान से लिए गए हैं। तो दोस्तों कहाँ से लिए गए हैं, भारतीय संविधान के जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत हैं वो किस देश से लिए गए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा फ्रांस से लिए गए हैं दोस्तों। कहाँ से लिए गए, फ्रांस से लिए गए हैं। तो ए ऑप्शन जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह के दोस्तों जो प्रश्न हैं वो एग्जाम में आपको बारी बारी से देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पर हम बात करें दोस्तों आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो नीति निदेशक तत्व सिद्धांत लिए गए हैं दोस्तों। क्या लिए गए हैं, नीति निदेशक, नीति निदेशक, नीति निदेशक, नीति निदेशक सिद्धांत, नीति निदेशक दोस्तों सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से दोस्तों, आयरलैंड से लिए गए हैं। अगर हम बात करें दोस्तों अमेरिका से क्या लिए गए हैं, तो अमेरिका जैसे दोस्तों मूल अधिकार, मूल अधिकार, मूल अधिकार दोस्तों कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के भाग हैं। संघ सूची के दोस्तों भाग हैं, हमको बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन संघ सूची के भाग हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा बैंकिंग, जो जवाब होगा राइट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन दोस्तों हम इसमें सही कर सकते हैं। तो दोस्तों जो संविधान ने 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी विषयों के संबंध में त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की है दोस्तों, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसमें पूछा गया था कि संघ सूची के भाग हैं, तो बैंकिंग जो है दोस्तों वो संघ सूची का भाग है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायत राज अपनाया था। किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायत राज अपनाया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा राजस्थान ने दोस्तों। किसने अपनाया था, राजस्थान ने अपनाया था। तो बी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि राज्यसभा का सदस्य होने के लिए किसी भी व्यक्ति की उम्र कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति राज्यसभा में दोस्तों सदस्य होने के लिए उस व्यक्ति की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा
30 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों। कितने वर्ष होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। तो बी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर न्यूनतम आयु जो है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। जबकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए अगर यहाँ पर बात कर लेते हैं हम दोस्तों, लोकसभा के बारे में अगर हम बात कर लें, लोकसभा का अगर कोई भी व्यक्ति सदस्य बनता है तो उसकी जो उम्र होनी चाहिए वो दोस्तों कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा तथा लोकसभा का कार्यकाल के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो राज्यसभा का कार्यकाल दोस्तों कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष होता है। और अगर बात करें लोकसभा का कार्यकाल दोस्तों कितने वर्ष होता है? तो ये 5 वर्ष होता है। एग्जाम के लिए दोस्तों दोनों क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी ये सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। तो आइए बढ़ते हैं इसी के साथ में हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमें क्या दिया गया है कि कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं? कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन जो होगा करेक्ट हो जाएगा। राजनीति संबंधी निदेशक सिद्धांत में दोस्तों जो है वो कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार दिए गए हैं। तो हमारा जो बी ऑप्शन होगा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया है कि मानव विकास सूचकांक कौन तैयार करता है? दोस्तों ये एग्जाम के लिए दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है प्रश्न दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो मानव विकास सूचकांक है जो दोस्तों वो कौन तैयार करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। कौन तैयार करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है वो तैयार करता है। तो ए ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगले क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अनुपात के अनुसार बैंकों को अपनी जमा राशि की एक अंश आरबीआई के पास रखना होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन को हमको बहुत अच्छे से समझना है दोस्तों। इसमें क्या पूछ रहा है कि अगर सही जवाब के बारे में बात करें तो बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा कि आरक्षित नगद अनुपात के अनुसार बैंकों को अपनी जमा राशि का एक अंश रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। तो दोस्तों किसके अंदर? आरक्षित नगद के अनुपात के अनुसार दोस्तों। तो हमारा बी ऑप्शन जो होगा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमें दिया गया यहाँ पर कि घूर्णन करने वाली वस्तु पर लगाए गए एक बड़े बल का परिणाम बड़े में होता है। दोस्तों किस में होता है हमको बताना है। तो बल आघूर्ण में होता है। किस में होता है? बल आघूर्ण में होता है। तो हमारा बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह के प्रश्न आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है कि वायु दाब को मापने के लिए यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो दोस्तों वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर में पानी, हवा तथा पारा का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर का आविष्कार अगर बात करें किसने किए थे? इवांजेलिस्टा टारसेली ने किया था। दोस्तों किसने किया था? वायु दाब जो बैरोमीटर का दोस्तों आविष्कार है वो किसने किया था? टोरसेली दोस्तों टोरसेली ने किया था। और कब किया था अगर बात करें तो 1643 में किया था। कब किया था? 1643 में टोरसेली ने बैरोमीटर का आविष्कार किया था। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न हमें क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं कि निम्न में से कौन सा एक प्रभावी अग्निशामक है? अग्निशामक दोस्तों कौन सा है इसमें? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा हेलेंस जवाब होगा करेक्ट हो जाएगा। हेलेंस एक प्रभावी अग्निशामक है। राष्ट्रीय अग्नि सुरक्षा संघ ने हेलेंस को एक क्लीन एजेंटा की संज्ञा दी है। हेलेंस जो है एक तरल युक्त गैस है जो आग को फैलाने से रोकता है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जल में घुलने वाला विटामिन है? तो दोस्तों जल में कौन सा घुलने वाला विटामिन है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसकी ट्रिक भी दोस्तों है। अभी दोस्तों हम बताते हैं आप लोग इसकी ट्रिक भी बताते हैं जिसमें आप लोग इसको आसानी से याद कर सकते हैं और अगर एग्जाम में आता है तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन जो होगा सी। तो जल में दोस्तों घुलने वाला विटामिन कौन सा होगा? सी। तो दोस्तों इसकी अगर ट्रिक की बात करें दोस्तों तो WBC हमारे बॉडी में मौजूद होती है। WBC तो W का मतलब हो गया दोस्तों वाटर, वाटर मतलब दोस्तों हो गया जल। और जल में कौन कौन सी विटामिन घुल सकती हैं दोस्तों? B और C जो होंगी वो विटामिन घुल जाती हैं। तो हमारा सही जवाब अगर दोस्तों B आता ऑप्शन में तो टिक कर देते। C आया है तो हमने इसको टिक कर दिया है। और दोस्तों जो शेष बच जाएंगी वो हमारी कौन सी होती हैं? वो वसा में घुलनशील विटामिन होती है। अगर हम बात करें यहाँ पर वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी होती हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं A, D, E और K जो होती हैं दोस्तों ये वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमें क्या दिया गया है कि मायोपिया
आँखों का दोष है जिसे भी कहा जाता है। आँखों का दोष है जिसे भी कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है? तो निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन जो होगा क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर देखते हैं कि अगला प्रश्न हमें क्या दिया गया है कि रेशम के कीड़े किन पर पलते हैं। रेशम के जो कीड़े हैं वो किन पर पलते हैं? तो डी ऑप्शन जो होगा मलबरी के पत्ते पर। मलबरी मतलब दोस्तों शहतूत के पत्ते पर पलते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि कितने गीगाबाइट एक पेटाबाइट के बराबर होते हैं। तो दोस्तों कितने गीगाबाइट दोस्तों जो है वो एक पेटाबाइट के बराबर होते हैं? तो 1024 गुणे 1024 गीगाबाइट जो है दोस्तों एक पेटाबाइट के बराबर होते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है कि दुनिया में सबसे बड़े मुहाने को मैंग्रोव वन कहाँ स्थित हैं। तो दोस्तों दुनिया में जो सबसे बड़े मुहाने का मैंग्रोव वन है वो कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में। दोस्तों कहाँ पर? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो ए ऑप्शन जो होगा हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो दुनिया का सबसे बड़े जो मुहाने के जो मैंग्रोव वन है क्षेत्र है दोस्तों वो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य के दक्षिणी भाग में गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। दोस्तों कहाँ पर स्थित हैं? सुंदरवन जो है राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल के दोस्तों राज्य के दक्षिणी भाग में गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। दोस्तों इसी तरह के प्रश्न जो हैं दोस्तों एग्जाम में आपको बारी बारी से देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत के क्षरण का कारण क्या होता है। ओजोन परत के क्षरण का जो कारण क्या होता है दोस्तों, क्या है? तो आइए जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा दोस्तों बी ऑप्शन त्वचा कैंसर। दोस्तों त्वचा कैंसर जो जवाब होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओजोन परत समताप मंडल में है। दोस्तों अगर बात करें ओजोन परत के बारे में तो ये समताप मंडल में है। दोस्तों कहाँ पर? समताप मंडल में लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में पाई जाती है। 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई में दोस्तों के बीच में पाई जाती है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण ओजोन परत में ह्रास देखा गया है। दोस्तों ओजोन परत में कमी के कारण अधिक मात्रा में पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुंचती हैं, जिसके कारण मनुष्य में त्वचा कैंसर होता है। दोस्तों कौन सा होता है? त्वचा कैंसर होता है। तो बी ऑप्शन जो होगा हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि मोनालिसा को पेंट किया गया था। मोनालिसा को दोस्तों पेंट किया गया था। दोस्तों तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? लकड़ी पर पेंट किया गया था। किस पर दोस्तों पेंट किया गया था? लकड़ी पर किया गया था। तो बी ऑप्शन जो होगा हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आइए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों वो कौन होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? अब दोस्तों इसका सही जवाब के बारे में बात करें तो हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन प्रधानमंत्री जो जवाब होगा वो करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का दोस्तों अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इसी तरह के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अगर बात करें कि इसकी स्थापना वर्ष के बारे में दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना के बारे में बात करें कब हुई थी दोस्तों, तो इसकी स्थापना हुई थी 1998 में। कब हुई थी दोस्तों? 1998 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमें क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन दिया गया है हमें यहाँ पर कि एटीएम मशीन से पैसा निकालते समय निकालने वालों पर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी किस चीज़ से की जाती है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि चोरी वगैरह होती रहती हैं, तो उसके लिए वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी करने के लिए दोस्तों कुछ चीज़ें लगाई गई हैं। तो हमारा कौन सा इसमें जवाब सही हो जाएगा दोस्तों? तो ए ऑप्शन हमारा सीसीटीवी कैमरे दोस्तों लगाए गए हैं, जिसकी वजह से दोस्तों वहाँ पर निगरानी करी जा सके। तो दोस्तों जो 24 घंटे तक दोस्तों ये निगरानी करता है। ये दोस्तों इसमें हम 1 महीने तक की घटनाओं को दोस्तों रिकॉर्ड कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों जो भी चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।